हेलो स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर जो कि सीबीएसई ने इशू किया है 2025 के एग्जाम के लिए, आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन पेपर के हर एक सवाल का डिटेल्ड सॉल्यूशन देखेंगे। तो मे बी ये क्वेश्चन पेपर 2 या 3 वीडियो में या इवन ज़्यादा वीडियो में पूरा हो, क्योंकि हर चीज़ को डिटेल में देखना जरूरी है। जहाँ पे भी पॉसिबल होगा हम आपको ट्रिक भी बताएंगे, टिप्स भी बताएंगे, ताकि आप बोर्ड में पूरे 80 मार्क्स स्कोर कर सकें। ओके, तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक जाएंगे। जो सेक्शन ए के सवाल होंगे, 20 सवाल यहाँ पे सेक्शन ए के हैं। 1 से 18 तक तो आपके एमसीक्यूज आते हैं, और उसके बाद 19 और 20 जो है आपका वो असेसन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपका एक स्टेटमेंट दिया जाता है, कथन दिया जाता है, और एक उसके पीछे कारण दिया जाता है। तो 20 के 20 सवाल हम एक साथ करने की कोशिश करेंगे पहले वीडियो में। सवाल नंबर 1 कहता है एच सी एफ ऑफ दिस दिस एंड दिस। तो इन तीन संख्याओं का एच सी एफ हमें पता करना है। एच सी एफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो बड़ा सा बड़ा नंबर हमें पता करना है जो इन तीनों संख्याओं को भाग दे सके पूरी तरह से। तो एचसीएफ पता करने के लिए हमने, चूंकि ये घात दी हुई है, यहाँ पे पावर्स दी हुई हैं, तो हमें पता करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 की पावर मिनिमम कितनी है वो बाहर लेनी पड़ेगी हमें, वही उससे हमारा एचसीएफ बनेगा। ऐसे ही 5 की भी पावर मिनिमम जो है, कम से कम पावर है, कम से कम घात है, उसको हमें देखना होगा। और ऐसे 2 को भी देखना होगा। तो हम पहले 3 को देख लेते हैं। 3 की देखिए, 3 है यहाँ पे पावर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो कम से कम पावर कितनी होगी 3 की? 2। तो हम ऐसे लिख देंगे 3 की पावर 2। फिर है गुणा में हमारे पास 5 की पावर 2, और यहाँ 5 की पावर 3 है, और यहाँ 5 की पावर 1 है। 5 की कम से कम पावर है 1। फिर इसे हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो ऐसे, बट इसकी कोई ज़रूरत होती नहीं है। 1 को हम ऐसे दिखाते नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं 2 के पास। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। तो 2 की भी कम से कम पावर जो है वो है 1, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। अब यही हमारा एच सी एफ है। इसको आप पावर हटा के लिख सकते हो ऐसे। 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 9, गुणा 5 गुणा 2, यानी कि 90। और 90 हमें मिल रहा है आपको आंसर ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपको आंसर हो जाता है। देखिए प्रश्न संख्या 2 बेहद आसान सवाल है ये भी। देखिए सवाल नंबर 2 में कहता है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन एल एंड एम। एल और एम दो लाइन है, एक ये एल है और ये आपकी एम है। ये एक दूसरे को क्या कर रही है? कट कर रही है। कैसे? ऐसे एक ही जगह कट कर रही है यहाँ पे। ये कैसी हो गई? कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बाकी ऑप्शंस को भी हम चेक कर लेते हैं कि उनमें क्या क्या दिया। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट वो लाइन होती है जो कि पैरेलल लाइन होती है। समानांतर रेखा जो एक दूसरे को नहीं काटती, वो जो है इनकंसिस्टेंट कहलाती है। अगर हम ऑप्शन डी की बात करें, पहले सी की बात कर लेते हैं। कंसिस्टेंट विद 3 सॉल्यूशन नहीं हो सकती, क्योंकि एक ही जगह काट रही है, तो एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। उसके बाद डी की बात कर लेते हैं, कंसिस्टेंट विद मैनी सॉल्यूशन। तो ऐसा तब होता है जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर पूरी तरह से आ जाए, या उसको ढक ले ऐसे भी, तब इस केस में कंसिस्टेंट विद मैनी सॉल्यूशन हो सकती है लाइन्स। देखिए प्रश्न संख्या 3 कहता है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 डज नॉट हैव ए रियल सोल्यूशन। ठीक है, और मान पता करना है हमने जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे। तो देखिए मूल वास्तविक कब नहीं होते? जबकि हमारे डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तो ये मूल हमारे वास्तविक नहीं होंगे। ओके, अगर वास्तविक मूल चाहिए हमें तो ये मोर देन 0 होना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे होंगे आपके वास्तविक या रियल। ओके, और यहाँ पे क्या होंगे? अवास्तविक। नॉन रियल। क्लियर है? देखिए इस समीकरण को हमने यहाँ लिख दिया जो हमें दी गई है, के एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस 1। और इसके नीचे हमने क्या लिखा है? ये हमारी जो आदर्श समीकरण द्विघात समीकरण होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको अगर आप इसके साथ तुलना करोगे, इन दोनों की मतलब तुलना करेंगे हम, तो ए के बराबर क्या मिलेगा हमें? के मिलेगा। और बी की जगह क्या मिलेगा? बी के बराबर होगा -5, और सी होगा हमारा 1। क्लियर है? अब हमें वैल्यू निकालनी है बी स्क्वायर माइनस 4ac की। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें पता करनी है। क्या ये लेस देन जीरो, सॉरी, लेस देन जीरो होनी चाहिए। ओके, तब हम के की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो बी का स्क्वायर मतलब के का स्क्वायर। ओके,
माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है के, इंटू सी का मान कितना है, सॉरी एक मिनट, बी की वैल्यू तो के नहीं है ना, बी तो हमारा 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है जी। और ए का मान है के और सी का मान है 1, ठीक है। यहाँ तक ठीक है सब कुछ। यहाँ से मिलेगा हमें 25, यहाँ से मिलेगा हमें 4 के, और हम ऐसे लिख सकते हैं, या हम कैसे लिख सकते हैं इसको आगे, अगर हम 4 के को इधर शिफ्ट कर दें तो हम लिख सकते हैं 25, और 4 के को इधर शिफ्ट कर देंगे, इसका साइन भी बदल जाएगा। तो यहाँ से हमें के की वैल्यू क्या मिल जाएगी, के इज इक्वल टू 25/4, ग्रेटर देन के इज ग्रेटर देन 25/4, तो के का मान इससे ज्यादा होना चाहिए। और 25/4 हम किसे कह सकते हैं, 6 पॉइंट समथिंग आएगा ना यहाँ से, 6.25 आ जाएगा, ठीक है जी। इससे ज्यादा होनी चाहिए के की वैल्यू, और हमें जो ऑप्शन दिए हैं वहाँ पे हमें के की वैल्यू 6.25 से ज्यादा कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे तो देखिए 6.25 मिल रही है, ये- यहाँ पे उससे भी कम मिल रही है, यहाँ पे 0 मिल रही है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 7। तो ये एकदम बेहद आसान सा सवाल था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए एक और शानदार सवाल है, ये आपका डिस्टेंस पूछी गई है बिटवीन द टू पॉइंट्स ए एंड बी एंड दिस माइनस ए माइनस बी, ओके। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस निकालने के लिए, हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये रहा आपका फॉर्मूला। और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये आपका x1 है, तो ये आपका x2 है, ये y1 है, तो ये आपका y2 है। वैल्यूज प्लेस करो। देखिए वैल्यूज प्लेस करने के बाद ये आपकी x1 की वैल्यू रखी है हमने, ऐसे यहाँ पे x2 की वैल्यू रखी है, ऐसे y1 की वैल्यू रखी है, ये y2 की वैल्यू रखी, और हमें मिला ये 2a² इसका कर दिया, 2a का हमने होल स्क्वायर किया, सॉरी, ओके। और दूसरा ये यहाँ से मिला हमें 2b, इसका भी हमने होल स्क्वायर किया। तो कुछ इस रूप में हमें बाद में ये मिला डी की वैल्यू। अगर हम यहाँ पे 4 बाहर ले लें, तो 4 को हम जैसे ही बाहर लेंगे तो 4 रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि 4 तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो बाहर मिल जाएगा हमें 2, और अंदर रह जाएगा हमारे पास ये डी की वैल्यू यानी डिस्टेंस की वैल्यू रह जाएगी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ओके। तो ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है, इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड पी आर आर टेंजेंट्स, ये स्पर्श रेखाएं हैं, ये पी पॉइंट से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, एक पी क्यू और दूसरी आपकी पी आर, ये आपका सेंटर है। इफ क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर ये आपका 35 डिग्री दिया है, देन क्यू ओ आर पूछा गया, यानी कि ये वाला एंगल कितने का होगा, ये आपने बताना होगा। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे भी स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र को मिलाती है, जब मिलती है उससे, स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र, वृत्त की त्रिज्या से मिलती है, आप ऐसा कह सकते हैं, तो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये आपका हो गया 90 डिग्री का एंगल। ऐसे यहाँ पे भी एक स्पर्श रेखा है, ये भी एक त्रिज्या से मिल रही है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब ये आपका चतुर्भुज हो गया क्यू ओ आर पी, ये एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों कोण जो होते हैं वो कुल मिलाकर के 360 डिग्री के होते हैं। तो आपको क्या क्या मिल गया यहाँ पे, एंगल एक छोड़ दो आप, क्यू ओ आर, उसके अलावा आपके पास है यहाँ पे ये वाला एंगल जो कि 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल जो कि 90 डिग्री का है, ओके। इसको ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करके, ओके। और एक और एंगल आपका ये 35 डिग्री का है, ये भी आप यहाँ पे लिख लो। इन सबका एडिशन होना चाहिए हमारे पास 360 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल लिया हमने, ये वाला लिया, और ये वाला लिया, और ये वाला लिया, जो कि अननोन है, ठीक है जी। 90 90, 180 और 35, 225। अब आप इसमें से माइनस करोगे 225, तो ये आपके पास बच जाएगा 135 डिग्री, है ना, 135 डिग्री। और ये वैल्यू किसकी होगी, क्यू ओ आर, ओ आर, यानी कि ये जो एंगल हमारा वो कितने का होगा, 135 डिग्री का होगा। क्वेश्चन नंबर 6, दो ट्राइंगल दिए हैं एबीसी और पी क्यू आर जो कि सिमिलर हैं, और कहा गया है कि 3AB इज इक्वल टू 2PQ, और BC दिया हुआ है। दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहाँ पे दिए हैं, दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, दो रिलेशनशिप। देन क्यू आर की वैल्यू हमें पता करनी है कितनी होगी। तो ये ट्राइंगल आपके दो हो गए एबीसी एंड पी क्यू आर, और देखिए इनकी क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, संगत भुजाएं हैं, उनका रेशियो
वो समान रहेगा। तो हम कह सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। क्लियर? यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड जो है उनका रेशियो समान रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ऐसे कह सकते हैं आप। तो ए बी अपॉन पी क्यू हम ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी का मान दिया हुआ है हमें लिख देते हैं, और ए बी अपॉन पी क्यू भी हमें दिया हुआ, कहाँ से, यहाँ पे दिया हुआ, देखिए इससे हम निकाल लेंगे। अगर हम ऐसे कहें थ्री ए बी इज इक्वल टू टू पी क्यू, तो आप कह सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री। ठीक है, तो ए बी अपॉन पी क्यू का मान हमें यहाँ से मिल चुका है। ठीक है, और उसके बाद हम इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा टू अपॉन थ्री। बी सी की वैल्यू कितनी है हमें, 10 दी हुई है, ये 10, तो इसको भी यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे, 10 अपॉन क्यू आर हमें यहाँ से मिलेगा। तो इससे हम क्यू आर की वैल्यू निकाल लेंगे, क्यू आर बराबर हो जाएगा 10 × 3 अपॉन 2, उससे इसको काटेंगे 5 हो जाएगा, 5 3 जा 15, यानी कि क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, 15, और ये सेंटीमीटर में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। यहाँ पे दिया है 3 कॉट ए बराबर 4, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कॉट ए की जो वैल्यू आएगी दैट इज 4/3। लेकिन हमसे पूछा गया है सेक ए का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं एक ट्रिक होती है हमारी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, तो ये तो होता है आपका साइन की वैल्यू, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब साइन। उसके बाद ये हो गया कॉस, एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, और ये होता है आपका टेन। ओके, तो यहाँ पे पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूज, ऐसे बी फॉर बेस और एच फॉर हाइपोटेन्यूज, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूज, तो इससे आप याद रख सकते हो। इस पे ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए हम आपको एक और लिंक दे देंगे दूसरी वीडियोस हमारी, आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक हम और शेयर करेंगे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको चेक करना मत भूलना। ओके, लेकिन हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया सेक ए। तो आप ये देखो पहले, कॉट ए का मतलब क्या होता है, ये टेन का उल्टा होता है। अगर ये टेन ए है तो इसका मतलब सेक ए का मतलब हो गया बी अपॉन पी, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है हमारा कॉट। कॉट का मान बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है हमारा, इस हिसाब से हमारा बेस यहाँ पे 4 दिया है ऊपर, तो ये बेस हो गया हमारा, परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये हो गया। ओके, अब अगर पाइथागोरस थ्योरम से आप देखो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी तीसरी साइड की, 5, तो ये एक ट्रिपलेट बनाएगा, 3 4 और 5 ना। तो अब आप देखिए हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है सेक ए, और सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो सेक के लिए क्या रखेंगे हम, कौन कौन सी साइड्स हमें चाहिए सेक के लिए, सेक के लिए चाहिए, ये जस्ट उल्टा करेंगे हम, तो एच चाहिए हमें और बी चाहिए, तो सेक का मान कितना हो जाएगा भाई, एच और बी की वैल्यूज आप यहाँ रखोगे, तो एच हाइपोटेन्यूज यानी कि 5/b, बी फॉर बेस 5/4, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि ये सेक ए की वैल्यू होगी, सेक ए की वैल्यू होगी। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 5/4, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, इन द गिवन फिगर बी ए सी, ट्राइंगल बी ए सी दिया हुआ है जो कि सिमिलर है किसके, ये बताना है हमने। देखिए अगर हमने पहचानना है सिमिलर ट्राइंगल, तो सिमिलर एंगल या ट्राइंगल, तो आप इसकी मदद से पहचान सकते हो। यहाँ पे ए बीच में है, बी ए सी की बात हो रही है, यानी कि ये ट्राइंगल हो गया आपका, बी ए साइड हो गई आपकी, ठीक है, और सी ए सी हो गई, तो इस ट्राइंगल की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है। तो ये एंगल आपका होना चाहिए, जो भी अगर सिमिलर ट्राइंगल हमें चाहिए, तो बी ए सी के सिमिलर ट्राइंगल हमें चाहिए, तो उस ट्राइंगल के अंदर ए बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक ट्राइंगल ई ए डी, और ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? प्रश्न संख्या 9 देखिए, एच सी एफ, दो संख्याएं हमें दी हैं 420 और 189, इन दोनों का एच सी एफ दिया है 21, और एलसीएम इन दोनों का हमें पता करना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एलसीएम गुणा एच सी एफ इज इक्वल टू, पहला नंबर, मान लिया पहला नंबर एक्स है आपका, एक्स, और दूसरा नंबर वाई। अब एक नंबर तो हमें
सॉरी, नंबर तो हमें दोनों दिए, लेकिन एचसीएफ भी दिया, तो एचसीएफ के बदले एचसीएफ का मान रख दो आप 21। एलसीएम हमने निकालना है, और दोनों नंबर हमें दिए हुए 420 और 189। तो यहाँ से आप एलसीएम निकाल लोगे। एलसीएम बराबर 420 इंटू 189 अपॉन 21। तो 21 से इसको काटो, 21 बन जाए 21, 21 टू जा 42 और एक जीरो लगेगा। उसके बाद इसको आप डबल कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 378 और एक लगेगा जीरो, तो 3780। ये होगा हमारा एलसीएम इन दोनों संख्याओं का, इन दोनों नंबर का 3780। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी। ओके, ठीक है। इस सवाल को हम कई ढंग से निकाल सकते हैं। ये अरिथमेटिक सीरीज दी हुई है आपको, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लास्ट टर्म इसका दिया 49, और यहाँ से हम डी निकाल सकते हैं। तो डी हो जाएगा आपका माइनस का 5 और माइनस का -8, यानी कि 3। तो डी प्लस का है, इसका मतलब ये वैल्यू लगातार इस तरफ को बढ़ रही है। क्लियर? अब आप देखो, ये 49 टर्म अगर लास्ट टर्म है, तो इससे पहले का टर्म, इससे 3 कम कर दो 46 होगा, उससे और 3 कम कर दोगे तो ये 43 भी एक टर्म होगा। तो ये तो लास्ट है, ये होगा आपका सेकेंड लास्ट। ठीक है जी। उसके बाद ये थर्ड होगा, और इसमें से भी आप 3 कम कर दोगे, ये मिलेगा हमें 40, जो कि फोर्थ टर्म होगा लास्ट से। तो आंसर आपका 40 आ जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। इन द गिवन फिगर ये ट्राइंगल दिया है OCA और OBD सिमिलर है, देन ट्राइंगल OAC, सॉरी एंगल OAC इज इक्वल टू, OAC का मान बताना है आपने। अब देखिए फिगर दी है आपके सामने ये, और यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से एंगल जो है वो हमें सिमिलर बताए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए OCA, OCA, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो सिमिलर है किसके? OBD, OBD, ओ बी एंड देन ये रहा आपका डी। तो ये और ये एंगल जो है वो आपके सिमिलर हैं। देन OAC, एंगल OAC, OAC, ये बताना कि ये कितने डिग्री का होने वाला है। ठीक है, ये 110 का दिया हुआ है, तो इसके सामने अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ये भी 110 का होगा, 110 डिग्री का होगा, ये तो तय है। अब बचता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी तो आपस में बराबर होंगे, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। क्लियर? लेकिन बचता कितना भाई? 360 में से आप माइनस कर दोगे, ये 110 और 110 दो बार 110, फिर उसके बाद 110, यानी कि 220 माइनस कर दोगे तो 140 बचेगा। और 140 ये 2x के बराबर है ना? यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी? 140 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू 140 अपॉन 2, यानी कि 70 डिग्री ईच। तो ये कितना हो गया? 70, और ये भी कितना हो गया? 70 डिग्री। ओके, अब क्या बचता है हमारे पास? ऊपर वाला ट्राइंगल देखो आप, ये कितने का होगा? ये और ये और ये ट्राइंगल बना रहा है आपका BOD। ट्राइंगल BOD को आप देखोगे तो यहाँ 58 का है, ये 70 का है, तो ये कितना का हो जाएगा? बी हो जाएगा 180 माइनस 70 माइनस 58, यानी कि 180 माइनस 118, सॉरी 128, 128, ये बचता है 52 का। कितने डिग्री का? 52 डिग्री का आपका ये वाला एंगल बचता है, 52 का। और हमने देखा था यहाँ पे बी और सी, ये तो सिमिलर है ना, तो ये सी भी तो इतना ही होगा 58 का, सॉरी 52 का। ये सी 52 का हो गया, ये 70 का हो गया। अब कितना बचा ये? 70 प्लस 50, 122, और इसमें से आप 122 माइनस करोगे तो 58 रह जाएगा। ये कितना? 58। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 112। पेरीमीटर दी है इस ट्राइंगल की 38 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ AP इज इक्वल टू। तो आप जानते हो अगर कोई ट्राइंगल है उसकी पेरीमीटर का हमें निकालनी है, तो उन तीनों साइड्स का हमने एडिशन लेना पड़ेगा।
यहाँ पे जो हमारे सामने ट्राइंगल दिया हुआ वो दिया हुआ ए बी सी, और हम कह सकते हैं कि इसकी तीनों साइड्स यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मिला करके 38 सेंटीमीटर लंबी है। क्लियर। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये पॉइंट कोई बी है, इस पॉइंट से क्या किया हमने, एक तो ये पैरेलल लाइन खींच दी, ओ सॉरी स्पर्श रेखा खींच दी टेंजेंट, और एक ये खींच दी। ठीक है जी, ऐसे ही यहाँ पे सी पॉइंट से खींची ये, और ये, और ऐसे ही ए पॉइंट से खींची, एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट ये। क्लियर। अब है क्या कि जो भी एक्स वाई जेड किसी पॉइंट से टेंजेंट हम खींच सकते हैं, दो टेंजेंट जो खींचेंगे किसी सर्किल पे वो दोनों लेंथ में इक्वल होंगी। तो अगर इस बी पॉइंट से हमने दो टेंजेंट खींची तो ये बी आर और बी पी दोनों बराबर होंगी, यानी कि ये बी पी भी 6 सेंटीमीटर की होगी। यहाँ पे देखिए ये 8 सेंटीमीटर की हो जाएगी क्यू सी। उसके बाद ए क्यू का हमें पता नहीं है, ए पी का भी हमें पता नहीं। सपोज ये एक्स होगी तो ये भी एक्स होगी, क्योंकि एक ही पॉइंट से दोनों टेंजेंट्स खींची गई हैं, इस पर से खींची गई हैं। क्लियर। और हमें ये पता है कि इन तीनों साइड का एडिशन कितना होने वाला है, 38 होने वाला है। तो अगर हम ए बी को देखें यहाँ पे, ए बी को, तो यहाँ पे क्या है इसकी लेंथ, ए बी की लेंथ है एक्स प्लस बी, सॉरी एक्स प्लस 6। ऐसी बी सी की लेंथ कितनी होगी भाई, 8 प्लस 6, है ना, 8 प्लस 6 या 6 प्लस 8। सी की लेंथ कितनी होगी, ए क्यू प्लस, सॉरी एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 38। अब यहाँ पे एक्स ये है, एक ये एक्स है, दो एक्स हो गया, और बाकी सबको भी ऐड कर लो, तो ये 6 प्लस 6 12 प्लस 8 20 और 8 28 इज इक्वल टू 38। यहाँ से मिला आपको 2x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर, और इधर भी ये x है तो ये भी 5 सेंटीमीटर। हमसे ए पी की लेंथ पूछी गई है, ए पी की लेंथ हमारे पास है x ना, x बराबर तो है ए पी, तो 5 सेंटीमीटर होगी, और आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है 13, 1 - tan² थीटा 10 tan² 30 अपॉन 1 + tan² 30 इज इक्वल टू। बहुत अच्छा और आसान सा सवाल है ये। 1 - tan² थीटा, यहाँ पे लिख लो आप 1 - tan² 30 अपॉन 1 + tan² 30। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 1 - 1/√3, और इसका करेंगे हम स्क्वायर, अपॉन ऐसे नीचे 1 + 1/√30, इसका भी करेंगे हम स्क्वायर। आगे सिंप्लीफाई करोगे तो 1 - 1/3, और नीचे 1 + 1/3। क्लियर। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ से क्या मिलने वाला है, 2/3, और यहाँ से क्या मिलने वाला है, 4/3। आगे जाके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर वाला सबसे ऊपर रहेगा, नीचे वाला भी उसके ऊपर पास पहुंच जाएगा, और बीच वाले दोनों यानी कि ये और ये साथ साथ आ जाएंगे गुणा में। ये हो गया जी, इसको सिंप्लीफाई करने का ये तरीका होता है। 3 से 3 कट जाएगा, 2 5 4, 2/4, यानी कि 1/2। यहाँ से मिल गया क्या, 1/2, और 1/2 किसका मान होगा भाई, ये होता है आपका sin 30 या cos 60। sin 30 तो हमारे पास है नहीं ऑप्शन में कहीं पे भी, तो cos 60 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए सवाल नंबर 14, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस आर। सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है, वो भी हेमिस्फेयर की, अर्धवृत्त की बात हो रही है भाई, सॉरी हेमिस्फेयर, अर्धगोला, आधा गोला। तो उसका अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये हो जाता है 3 πr² के बराबर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब देखिए रेडियस क्या दी हुई है इसने, रेडियस इसने आर ही दी हुई है, कुछ भी करने की फिर आपको जरूरत नहीं है, ऑप्शन सी आपका आंसर बन गया। यहाँ पे कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या हो सकती है इनमें से, तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनीथिंग है। कुछ रीजन से देखिए, अगर कुछ हो रहा है, हो सकता है संभावना किसी चीज़ की, अगर ये है तो ना होने की संभावना भी तो कुछ होगी ना, ना होने की संभावना हमने कहा कि ये है। इन दोनों का एडिशन जो हो सकता है वो 1 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, इन दोनों को मिला दें तो 1 बन जाएगा, इससे ज़्यादा ये काम नहीं होता। तो वो हमसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी चीज़ कार्य की संभावना, किसी चीज़ की संभावना हमारे पास ये है, अगर इसको हम जीरो भी कर दें तो ये 1 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 1, यानी कि मोर देन 1 तो ये नहीं हो सकती। क्लियर। और अगर आप परसेंटेज की बात करोगे तो मोर देन 100 नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा आंसर हो जाएगा, इसकी संभावना नहीं है। ये तो लेस देन 1 है तो ये हो सकती है, ये परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें 100 से कम है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। ये हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि ये कभी भी हो नहीं सकता, 1 से ज़्यादा उस इनका एडिशन नहीं हो सकता है। ठीक है। सवाल कहता है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई द्विघात समीकरण में ये दी हुई है 3x² - 4
√3x+4 इज इक्वल टू 0। हमें पता करने हैं कि इसके जो रूट्स होंगे वो किस तरह के होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डी का पता करेंगे। डी डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है b² - 4ac के। यहाँ से आप पता करो, हमारी जो आइडियल इक्वेशन होती है वो होती है ax² प्लस का bx प्लस c। देखो यहाँ पे c इज इक्वल टू हो जाएगा 4। क्लियर। और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी -4√3। और बचता है a, तो a का मान क्या होगा भाई, यहाँ पे a का मान 3। रखो इन सब वैल्यूज को यहाँ पे। तो d का मान क्या हो जाएगा, b², b क्या है हमारे पास, ये है। इसका कर दोगे आप स्क्वायर, माइनस का 4√3, इसका किया हमने स्क्वायर, -4 इंटू ए का मान है 3 और सी का मान कितना है 4। यस। तो ये कितना हो जाएगा, 4×4 = 16 इंटू 3 48। और यहाँ से कितना आ गया, 4×4 = 16 3 48। ये भी इसमें बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये क्या हुआ, डी का मान आ गया भाई 0, है ना। जब डी का मान 0 हो जाता है, यानी कि b² - 4ac बराबर 0, रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल। फाइन। तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है आपका। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले पता करो एन की वैल्यू कितनी आएगी। ये आपका है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 80, 80/2 यानी कि 40। अब देखो 40 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे तो आएगा नहीं 50, क्योंकि इससे तो ज़्यादा है। ये होगा आपका 40। और क्लास इंटरवल की बात करें तो ये क्लास इंटरवल होगा आपका 1 to 10, यहाँ पे 10 to 20, ये 20 to 30 और ये 30 to 40। तो ये आपका क्लास इंटरवल होगा जहाँ जो कि मीडियन क्लास कहलाएगा, 30 to 40। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस। ये दो जीरोस दिए हुए, एक ये और ये। जीरो का मतलब होता है कि अगर इसकी वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में जिसका ये जीरो है उसमें रख दें तो उसका मान जीरो हो जाएगा, ओवरऑल उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो हम चेक कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन को, यहाँ पे चारों इक्वेशन दी हुई हैं, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उनको चेक करेंगे वन बाय वन। अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं तो इसको चेक कर लेंगे। 25 एक्स की वैल्यू हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 2/5 रखेंगे पहले। चलो भाई 2/5 रखो, 2/5 का करेंगे हम स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, प्लस का 5 इंटू 2/5 और माइनस का होगा 2। अब देखो इसकी वैल्यू क्या बनने वाली है, टेस्ट वन। बाकी थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे क्या बनेगी, 25 इंटू 4/25। इससे ये कट जाएगा, यहाँ से मिलेगा 4। यहाँ से क्या मिलने वाला, 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से मिलेगा 2, यहाँ से मिला 4, यहाँ से मिला 2 और उसके बाद -2। तो -2 और +2 तो खत्म। तो यहाँ से ओवरऑल वैल्यू क्या मिली, 4। इसका मतलब ये है कि ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसको भी आप ऐसे ही चेक कर लो। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2/5, इसका करेंगे स्क्वायर। ओके, -2 इंटू 2/5, सॉरी इसको कट नहीं कर सकते। ओके, और प्लस का है 1। तो देखो क्या होता है अभी, यहाँ पे ये आया 5 इंटू 4/25। इससे इसको कट किया, 4/5 और यहाँ से मिला। यहाँ से क्या मिला, यहाँ से 4/5 मिला। तो ये भी 2 है ना, और प्लस का 1। तो ये प्लस का 4/5 माइनस का 4/5 आपस में कैंसिल हो गया और बचा गया ओवरऑल 1। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। थर्ड को भी आप चेक कर लेना, लेकिन आंसर जो है आपका वो फोर्थ है। हम थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं सवाल को। क्लियर। फोर्थ हम चेक करके बता दे रहे हैं कि हमारे हिसाब से इसी का इसका आंसर यही है। तो यहाँ पे देखो 25 इंटू एक्स का मान हमें रखना है 2/5। इसका करोगे आप स्क्वायर, माइनस का 5 इंटू 2/5, तो 5 से 5 कैंसिल और माइनस का 2 भी रहेगा यहाँ पे। तो ओवरऑल यहाँ पे -2, यहाँ पे -2। तो ये हो जाएगा आपका -4। और यहाँ से क्या मिला आपको, ये देखो ये कट जाएगा आपस में, यहाँ से मिलेगा 4। तो ओवरऑल मिला 0। इसका मतलब बात सही है कि ये इसका एक 0 है। क्लियर है। और ऐसे ही आप इस वाले को भी चेक कर लो, आंसर आपको यही मिलेगा, यही आपका आंसर है। हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइम बचा करके आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 19, बहुत अच्छा आसान सवाल। एसर्शन दिया हुआ है ये आपको और ये रीजन दिया है इसका। तो हमसे एसर्शन या कथन कहता है सीक्वेंस -1 है, उसके बाद यहाँ पे भी कॉमन है ये, फिर -1, फिर -1, यानी कि
आप अगले टर्म में से पिछला वाला माइनस करोगे, ओके, तो यहाँ पे हमें जीरो मिल रहा है। हर बार ऐसे ही करो, चाहे आप इन दोनों को ले लो, चाहे आप और किसी को ले लो, है ना। वैसे दो टर्म आप लगातार ले लो और अगले टर्म में से पिछला टर्म आप माइनस करो। जैसे इन दोनों को ले लें अगर हम, तो यहाँ पे भी हमें जीरो मिलेगा। क्लियर? इसका मतलब ये है कि डी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है और वो जीरो है। कांस्टेंट होना जरूरी है, जीरो होना जरूरी नहीं है। डी की वैल्यू जो कि कांस्टेंट है, इसलिए आप इसको कह सकते हो कि एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आर क्या कह रहा है, आर को भी चेक कर लेते हैं। एसएसएन तो ठीक है। इन एन एपी, ये जो आपको संबंध दिया है कि पहले टर्म में से दूसरे टर्म में से पहला टर्म माइनस हो रहा है, इस कांस्टेंट, बिल्कुल सही बात है। वेयर एन कैन बी टू और इक्वल मोर देन टू, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा टर्म हो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही बात है, ये भी तो दोनों सही है। और ये व्याख्या भी कर रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन पहला आपका ए, मतलब ए इसका आंसर बनेगा कि एसर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन इसको इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। अगला देखिए सवाल नंबर 20 क्या कहता है। एसर्शन ये दिया हुआ इज एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे रूट आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करके इसका प्रोडक्ट निकालोगे तो प्रोडक्ट में भी आपको रूट मिलेगा, तो रूट मिलने का मतलब ये इरेशनल नंबर हो गया, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है असर्शन। उसके बाद रीजन कहता है प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। ये इरेशनल नंबर है रूट 3, और यहाँ पे आप रूट 3 ले लोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? 3 मिलेगा, और 3 कैसा नंबर है? रेशनल है, तो ये तो इसका मतलब ये रीजन सही नहीं है, सिर्फ ए सही है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर बनेगा, यानी कि आंसर आपका इसके लिए हो जाएगा सी। ओके, तो ये 20 क्वेश्चन थे जिनको हमने काफी डिटेल में देखा। सेक्शन ए के 20 क्वेश्चन थे ये, हर एक क्वेश्चन था आपका 1 नंबर का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेक्शन बी के सवाल, और कोशिश करेंगे उसमें सेक्शन सी भी इंक्लूड कर लें, अगर वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हुआ तो। बहरहाल ए टू जेड हर जगह पे हम कोशिश करेंगे हर चीज बताने की, और ट्रिक्स और टिप्स भी आपको बताएंगे, ताकि आपको मैक्सिमम नंबर लाने में मदद मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वंस मोर सी यू।